मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 12 का जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, मतलब संगठन की प्रक्रिया और उसके महत्व, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमने इसके इम्पोर्टेंस तक कर चुके थे और आज हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है। क्या पॉइंट है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इसका मतलब होता है संगठन की प्रक्रिया। संगठन की प्रक्रिया, इसके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट के जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए क्या बनाई गई है? प्रोसेस बनाई गई है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो संगठन का जो भी फंक्शन है उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया गया है? प्रोसेस बनाया गया है। और क्या प्रोसेस है? इसको 4 पॉइंट दे रखे। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आइडेंटिफिकेशन, एंड डिवीजन ऑफ वर्क ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट दे रखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकंड क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब होता है विभागीकरण करना। क्या करना? विभागीकरण करना। विभागीकरण, तो इसका मतलब कार्य का पहचान करना, उसको डिवीजन करना, मतलब कि विभाजन करना। क्या मतलब होता है? कार्य की पहचान और उसका विभाजन करना। क्या करना? विभाजन करना। फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस है उसका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस पॉइंट्स को। The first step of organizing is identification and division of work। मतलब कि संगठन का पहला जो कदम है वो क्या है कि वो किसी भी कार्य को विभाजन और उसकी पहचान कैसे करेगा। At this step, the total work is divided into the various activity। और इसने कहा है कि इस स्टेप में जितना भी कार्य होगा संगठन का, जितना भी कार्य होगा संगठन का, उसको वेरियस एक्टिविटी में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। एंड वेरियस एक्टिविटी में डिवाइड करने के बाद जो जिस कार्य के लिए कैपेबल होगा उसको वो कार्य दे दिया जाता है। बस यही है। फॉर एग्जांपल भी कह रहा है। एग्जांपल क्या है? देखो, द वेरियस एक्टिविटी ऑफ ए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कंपनी। फॉर एग्जांपल क्या है कि एक मोबाइल फोन की जो कंपनी है किस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करती है। वेरियस एक्टिविटी मींस विभिन्न प्रकार की कार्यविधियां करती है। लाइक दिस, जिस प्रकार परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदती है। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स, बना हुआ माल खरीदती है। प्रोडक्शन भी करती है। स्टॉकिंग ऑफ गुड्स भी करती है। रिसर्च में अनुसंधान भी करती है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये वेरियस पार्ट है। क्या है? वेरियस पार्ट है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग की क्या है? वेरियस पार्ट दे रखे हैं। तो संगठन की किसी एक वर्क को, वर्क क्या है? मोबाइल का प्रोडक्शन है। क्या है? मोबाइल का प्रोडक्शन करना है। बट इसके वेरियस पार्ट होते हैं। परचेज करना रॉ मटेरियल, बना हुआ माल परचेज करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना। तो ये सारी चीजें इसमें आती है आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन एंड वर्क में। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब है विभागीकरण करना। क्या होता है? विभागीकरण करना। सेकंड पॉइंट दे रखा है। ठीक है। इसमें क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट वंस वेरियस एक्टिविटी हैव बीन डिजाइन्ड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। इसका मतलब कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियां की जाती है और उन एक्टिविटियों को किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन के द्वारा, विभागीकरण कर दिया जाता है। इसके द्वारा विभाग के द्वारा किया जाता है। मतलब कि कंपनी का कोई भी विशेष पर्पज होगा उसको अचीव करने के लिए मैनी एक्टिविटियां की जाती है और वेरियस एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए, विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, एक्टिविटी के जो कार्य को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विभागीकरण कहते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल से आगे भी कह रहा है, एज द एक्टिविटीज ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर विद एंड असाइड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
ये कह रहा है कि इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एक साथ पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप इकट्ठा होता है जो कार्य करता है एंड असाइन टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और विशेष जो ग्रुप होता है तो वो विशेष ग्रुप जिस कार्य को करता है उस कार्य को वो सौंप दिया जाता है, मतलब कि एक विशेष पर्टिकुलर ग्रुप होता है तो उसको वही कार्य दिया जाता है जिसको वो कर सकता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए वेरियस एक्टिविटी होती है, और वेरियस एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल कैसे दे रखा है, एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्चिंग एक्टिविटी आर गिवन टू अ प्रोडक्ट, सॉरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स आर गिवन टू अ परचेज डिपार्टमेंट। जिस प्रकार कोई माल आप खरीद रहे हो, कच्चा माल खरीद रहे हो, तो सारी जो भी चीज आप परचेज कर रहे हो, इस सारा का सारा कौन से डिपार्टमेंट का लाएगा, हमारा परचेज डिपार्टमेंट का लाएगा। इसको अगर डिपार्टमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया गया है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। जो परचेज करने वाली जितनी भी एक्टिविटी होगी वो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, सेल करने वाली जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सेल डिपार्टमेंट देखेगा। और भी दे रखा है इसमें, एंड प्रोडक्शंस एंड production stock of goods, research activity are given to a production managers, a department. Production करना या stock of goods करना and research activity are given to production department. आ गया, प्रोडक्शन कर लो या स्टॉक ऑफ गुड्स माल इकट्ठा कर लो, रिसर्च कर लो, मतलब अनुसंधान करना, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये होगा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट दे रखा है हमारा, अगला पॉइंट देखो आप, अगला पॉइंट क्या, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। थर्ड पॉइंट क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब कार्य का सौंपना, कार्य का सौंपना, कार्य सौंपना, कार्य का सौंपना करना। ठीक है, किसको कोई भी कार्य दे देना। एट दिस स्टेज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ each individual and post of decided to purchase managers will be given the task of purchasing goods। मतलब कि इस स्टेज पर प्रत्येक भाग या प्रत्येक ड्यूटी तय कर दी जाती है, एंड द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेज गुड्स। जैसे कि तो परचेज मैनेजर होगा तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटियां होगी उन सबको करेगा, एंड सेल मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और जो सेल मैनेजर होगा तो सेल से जितने भी रिलेटेड एक्टिविटियां होगी वो सारी वो एक्टिविटियां करेगा। द एडवर्टाइजमेंट मैनेजर विल बी गिवन वर्क ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और इसी प्रकार जो एडवर्टाइजमेंट मैनेजर होगा, मतलब विज्ञापन करने वाला मैनेजर, तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी वो करेगा। तो इसको आप कर देना। ओके, अगला पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। फोर्थ पॉइंट, establishing रिपोर्टिंग रिलेशंस। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब क्या होता है, सूचना प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, मतलब कि सूचना एक दूसरे के ट्रांसफर करना, सूचना प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी सूचनाओं को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो। पढ़ते हैं, when two or more than two person work for the attainment of common goals, their interrelationship must be defined very clearly। इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, तो उनके बीच जो आपसी संबंध होते हैं ना, उसको डिफाइन करती है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब क्या होता है, सूचना प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी कॉमन, जो दोनों का एक ही सेम लक्ष्य होगा, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो उनमें जो आपस में इंटर रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, क्लियरली स्पष्ट करेगा। जो क्या हो, क्लियरली स्पष्ट
करेगा। एवरीबॉडी शुड नो एज हु इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। प्रत्येक जानते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, मतलब कि कौन अधीक्षक है जो पोस्ट बड़ी होती है और कौन सबऑर्डिनेट है, एम्प्लॉय है, अधीनस्थ है, मैनेजर है, सॉरी अधीनस्थ है, कर्मचारी है, उसको क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट होता है जो लेबर होते हैं और उनको सबऑर्डिनेट कह सकते हैं। एंड सुपीरियर क्या होता है जो बड़ी पोस्ट वाला होता है। उसके बाद जो आगे टॉपिक आ रहा है हमारा, आगे जो टॉपिक आ रहा है वो हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या क्या है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा? औपचारिक एंड और अनौपचारिक। क्या? अनौपचारिक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान रखना, बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंस भी बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन क्या कहते हैं इसको? औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है। औपचारिक संगठन का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष पर्टिकुलर, किसी विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए संगठन द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए या प्राप्त करने के लिए जब कोई विशेष कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो किट वाला करना है, इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच इज डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लाइज ए पर्टिकुलर टास्क। अगर पर्टिकुलर टास्क को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा जो एक संगठन, एक कार्य तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आ गए ना? पर्टिकुलर टास्क को असाइनमेंट या फिर हम अकम्प्लाइज करने के लिए जो मैनेजमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन रिपीट, एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन तैयार किया गया है, बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ करैक्टर दे रखते हैं, किसी भी करैक्टर दे रखते हैं, वो करैक्टर आप देख लो। करैक्टर क्या है वो आप देखो यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं? विशेषता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषता ही कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, आपसे संबंध। क्या है? इंटर रिलेशनशिप, आपसे संबंध, आपसे संबंध। इंटर रिलेशनशिप करना है मतलब ये आपसे संबंध फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज सॉर्ट ऑफ ए अरेंजमेंट विच क्लियरली डिफाइंड मैनुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक संगठन यह व्यवस्था करती है, सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट बोल के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यह व्यवस्था करती है विच क्लियरली डिफाइंड म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो यह फाइंड करती है कि आपकी संबंध के द्वारा कैसे कार्य किया जाएगा। बस यहीं तक ही करना है। एवरीबॉडी नोज देयर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि उनकी जिम्मेवारी या उनकी जिम्मेवारी, उसकी अथॉरिटी क्या मतलब होता है? यही दो पॉइंट है। रिस्पांसिबिलिटी में जिम्मेवारी, अथॉरिटी क्या अधिकार होते हैं। तो प्रत्येक जानते कि उनको क्या करना है और किसके द्वारा कराया जाएगा वो कार्य। ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी इंटर रिलेशनशिप, आपस में अच्छा रिलेशनशिप करना। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और जो प्रक्रिया की जा रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, यह प्रक्रिया जो होगी हमारी नियम और प्रक्रिया के आधार पर होगी। जो
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कार्य किया जाएगा, जिसके बेस पे कार्य किया जाएगा, यह हमारा प्रोसीजर रूल्स के बेस पे होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व ऑल प्रीडिटरमाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यह इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रक्रिया हो या जितने भी रूल हो वो पहले से निर्धारित होते हैं। प्रीडिटरमाइंड का मतलब क्या है, पहले से निर्धारित होते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन अंडर प्लानिंग आर दस अचीव, जिसके आधार पर नियोजन अपने उद्देश्य पूरा करता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन होते हैं पहले से डिसाइड होते हैं और उनके बेस पे ही ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के जितने भी लक्ष्य या ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं। इट इज अगला थर्ड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। It is based on division of work. The chief basis of formal organization is the division of work. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस यही होगा कि वो डिवीजन ऑफ वर्क करेगा, किसी भी कार्य को मेन पार्ट में डिवाइड कर देगा। इट इज दिस द कनेक्ट द पार्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विच ईच अदर। और इसमें जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, मतलब जब कार्य को डिवाइड कर दिया जाएगा तो एवरी पार्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे और एवरी डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, अटैचमेंट होंगे। It is deliberately corrected. It is deliberately corrected in order to achieve the object of organization in an easy manner. इसका मतलब क्या होगा कि यह जानबूझकर कार्य किया जाता है, मतलब ये वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानबूझकर कुछ भी कर सकते हैं। आगे, it is impersonal, मतलब कि अव्यक्तिगत, ये अव्यक्तिगत नहीं है। impersonal feeling are ignored and strict discipline is observed. इसका मतलब क्या है कि यहाँ व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं किया जाएगा, ये नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है, बाय रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो इसमें वर्क इंपॉर्टेंट है, नहीं कि पर्सन। जैसे इसमें कह रहा है इट इज नॉट द पर्संस बट वर्क इज हैपन टू बी इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है कि इसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वर्क इंपॉर्टेंट है। तो इसके 5 पॉइंट ये आपने करने हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाभ दे रखे हैं। अगला पॉइंट क्या आ गया हमारा, इसके जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या आ रहे हैं, एडवांटेज आ रहे हैं। क्या है एडवांटेज, मतलब लाभ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाभ आ रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, देखो आप, easy to fix accountability. Fix accountability. इसका मतलब क्या है, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। क्या होता है, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। फिक्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको जो कार्य दिया गया है वो निर्धारित होगा। उत्तरदायित्व निर्धारित करना, निर्धारित फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व निर्धारित करना। Since the authority and responsibility of all employees have been clearly fixed. इसका मतलब क्या है कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी अथॉरिटी सारी क्या हो जाएगी, फिक्स होगी। तो इससे क्या होगा, एन एफिशिएंट एम्प्लॉय कैन इजीली टू बी अप्रहेंड्स। और इसका मतलब क्या होगा, जो अकार्यकुशल एम्प्लॉय वो इजीली क्या कर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का मतलब क्या होगा, कोई भी कार्य दोबारा रिवाइज नहीं होगा। सॉरी, कोई भी कार्य दोबारा रिवाइज नहीं होगा। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का मतलब क्या है, कार्य का दोहराव नहीं होगा। एवरीथिंग मूव्स इन ए ऑर्डरली मैनर, प्रत्येक चीजें आदेश के अनुसार होगी। देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट, और इसलिए कोई भी कार्य में तो लेफ्ट रहेगा और नहीं डुप्लीकेट, मतलब कि दोबारा वो कार्य हो पाएगा। आगे रिलेटिव कमांड पॉसिबल्स, मतलब कि निर्देश के अनुसार, आदेश के अनुसार सारे कार्य करने की यूनिटी होगी। इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इन व्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये होगा कि यह संभव है कि यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरी की पूरी यूनिटी को कमांड के अनुसार करना पड़ेगा। तो एक बड़ी क्या बनी रहेगी, वो चेन बनी रहेगी जिसके अनुसार
एक आदेश मैनेजर, इसमें क्या होगा, सीईओ जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहता है वो मैनेजर को ऑर्डर देगा, और मैनेजर किसको ऑर्डर देगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको ऑर्डर देगा, एम्प्लॉय को। ये सारे के सारे कमांड ऑफ यूनिटी है जो एक दूसरे के चैनल से जुड़े हुए होते हैं। इजी टू गेट गोल्स, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो अपने गोल को इससे इजीली प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज एन ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब क्या होगा कि जितने एम्प्लॉय होंगे वो जितने रिसोर्स होंगे या जो मटेरियल होंगे उनका इजीली अनुकूलतम प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा वो इजीली अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। इसको 4 ही पॉइंट करने हैं। इसके बाद इसकी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। क्या आ गई इसकी, एडवांटेज की पूरी पॉइंट करने, कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, लिमिटेशंस आ गया। लिमिटेशंस मतलब कि इसकी सीमाएं। नेक्स्ट पॉइंट, डिले इन वर्क, जब कार्य रूल रेगुलेशन के अनुसार होगा तो कार्य में क्या होगी, जो कार्य होगा टाइम टू टाइम पूरा नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा वर्क में। जैसे कि क्या है, एवरी एक्टिविटी इज बाउंड बाय रूल्स, प्रत्येक कार्य रूल के अनुसार बने हुए होते हैं। अगर रूल से कार्य करेंगे तो टाइम टू टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा लग जाता है, जिससे हमारा कार्य टाइम टू वर्क पे नहीं हो पाता है। लेक ऑफ इनिशिएटिव, इसका मतलब क्या है, पहल क्षमता की कमी। पहल क्षमता का मतलब है कार्य अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। The employee have no to do, the employees have to do what they are asked to do. एम्प्लॉय वही करता है जो उसको कहा जाता है, and they do not have a chance of some independent thinking, और उनको कोई चांस नहीं दिया जाता है कि वो कुछ नया कर सके। और मशीनराइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, the relationship of all people are defined, तो इसमें क्या मशीन के यंत्रों के द्वारा कार्य सारा किया जाता है और मशीनों के द्वारा ही एम्प्लॉय एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। देयर रिलेशनशिप ऑल पीपल आर डिफाइंड, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। दिस लीव नो चांस एनी म्यूचुअल इंटरप्ले एंड दस नॉलेज ऑफ अदर पीपल्स एंड देयर एक्सपीरियंस कैन नॉट एक्सप्लॉइट। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी पीपल होते हैं वो एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, एंड दस द नॉलेज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे को नॉलेज नहीं दे पाते हैं, एंड दे एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, और वे अपने जितना भी उनको एक्सपीरियंस होता है वो अपने एक्सपीरियंस से कोई भी कार्य नहीं कर पाते। अगेन रिपीट, मशीनराइजेशन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है, जितना भी कार्य किया जाएगा वो मशीनों के अनुसार किया जाएगा, और पीपल रूल रेगुलेशन के अनुसार इंटरप्ले में जकड़े हुए होते हैं, कोई भी कार्य वो छोड़ नहीं सकते हैं। And though thus the knowledge of other peoples and their experience cannot be exploited, तो दूसरे लोगों को नॉलेज होगी और जो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इसके 3 लिमिटेशन वो मैंने आपको बता दिए। मैंने आज आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ बता दिया है, इसके कैरेक्टर, इसके एडवांटेज और इसके लिमिटेशंस। तो आपने रीड करनी है और राइट भी करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।